हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम में जाते हैं, पेपर लिखते हैं एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95 आउट ऑफ 100, बट जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप देखते हैं दैट यू गॉट ओनली 75 मार्क्स। Oh no! ऐसा क्यों हुआ? आपके 20 मार्क्स कहाँ चले गए? सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है नंबर 1, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है पर उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट किया जाए पेपर के अंदर उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और उस वजह से उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट पेपर पे नहीं दिख पाता है। उससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि स्टूडेंट की नॉलेज कैसी है। तो अगर आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इन हैक्स को जरूर याद रखिएगा अपने एग्जाम से पहले। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर योर एग्जाम्स, जस्ट वॉच दिस वीडियो बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स। उससे क्या होगा, आप पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करेंगे और आप इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे जिससे कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो क्या है ये मिस्टेक्स? लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड क्विकली अंडरस्टैंड। गुड नॉलेज प्लस गुड प्रेजेंटेशन शो करता है हमारी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कई बार अगर आपको कोई चीज नहीं भी आती है तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में, तो आप एग्जामिनर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता था। एंड अगर एग्जाम में टाइम कम है एंड आपको अभी बहुत सारा लिखना बाकी है तो कैसे आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में। Alright, so let's begin with the video and देखते हैं कि हमें कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करनी चाहिए अपने एग्जाम टाइम में। Alright, let's begin. Number 1 is your handwriting. When I talk about handwriting, I do not want कि आप beautification करके लिखे पेपर के अंदर, because आपको speed भी maintain करनी है। तो here I'm going to tell you कि अगर आपकी handwriting अच्छी नहीं भी है तो भी इन 5 हैक्स से आप अपनी हैंडराइटिंग को इतना प्रेजेंटेबल बना सकते हैं that it will stand apart. Alright? तो क्या चीजें आपको करनी है? नंबर 1 इज स्पेसिंग। जैसे आप लिखते हैं उसके अंदर बस आप अपनी स्पेसिंग का ध्यान रखिए। स्पेसिंग अच्छी होते ही आपकी हैंडराइटिंग नीट लगने लग जाती है। आंसर के खत्म होने पर आपको 2 या 3 लाइंस को छोड़ना होगा। नंबर 2 थिंग जो आपको ध्यान देनी है अपनी हैंडराइटिंग के अंदर वो है कि आपका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। एक ही तरह के फॉन्ट साइज को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत नीट लगेगी। नंबर 3 जो आपको ध्यान देना है वो है कि अलाइनमेंट। अगर आप लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं या राइट अलाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको अलाइनमेंट फॉलो करना है थ्रू आउट योर पेपर। ऑलराइट। नंबर 4, अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द पेपर के अंदर बहुत ब्यूटिफिकेशन करते हैं एंड एंड में आते आते आपकी हैंडराइटिंग ऐसे हो जाती है कि जैसे कि आप कोई डॉक्टर हो, तो प्लीज मेंटेन दैट। आपकी हैंडराइटिंग पहला इंप्रेशन है जो एग्जामिनर को बताता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है और आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। बहुत ब्यूटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हैंडराइटिंग लिखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। एंड द नेक्स्ट हैक इज ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ पेन जिस पे आप पहले वर्क कर चुके हैं, जिसका फ्लो अच्छा है, जो इंक नहीं छोड़ता है। दैट्स इट। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर। कमिंग ऑन टू द स्पीड। नाउ स्पीड मेंटेन करना एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस आप आज से ही कर सकते हैं। इवन इफ आपके एग्जाम के अंदर 7 डेज रह गए हैं या 6 डेज रह गए हैं तो आपको इस टाइम पे जब आप कुछ भी लिख रहे हैं एक स्टॉप वॉच लेके एक आंसर को लिखे एंड अपनी स्पीड को देखें और कैसे आप अपनी स्पीड को बेटर बना सकते हैं। इसके लिए आप एक और टेक्निक को यूज कर सकते हैं एंड दैट इज प्लानिंग योर आंसर्स। जब आप अपने आंसर्स को अपने माइंड में पहले प्लान करेंगे बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, तब भी आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे टू गेट मार्क्स। Alright? Now, number 3, जब भी आप अपना पेपर लेंगे और उसके अंदर मार्जिन ड्रॉ करते हैं तो कभी भी मार्जिन्स को इतना बड़ा मत बनाइए ताकि आपकी जो राइटिंग स्पेस है वो कम हो जाए, बिकॉज यू वांट टू शो द एग्जामिनर कि आपने बहुत बड़ा आंसर लिखा है बट इन फैक्ट आपका आंसर कम है। यू नो व्हाट, हाउ एग्जामिनर विल गॉज इट
क्विकली नंबर 1 वो आपके मार्जिन को देखेंगे, नंबर 2 वो क्या करते हैं कि वो एक लाइन के अंदर पर वर्ड्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन के अंदर आप 10 वर्ड्स लिख रहे हैं और आपने 10 लाइन्स लिखी है, दैट मीन्स आपने 100 वर्ड्स लिखे हैं। सो एवरी एग्जामिनर नोज दिस, सो डोंट ट्राई टू फूल देम, ऑलराइट, बाय मेकिंग बिग मार्जिन्स। द नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो अगर मैं पूरे आंसर को हाईलाइट कर दूंगी तो हाईलाइटिंग का कोई पर्पस ही नहीं है। तो हाईलाइटिंग जब भी आपको करना है तो आप रिवीजन के टाइम पे करेंगे, ऑलराइट। ऐसा करने से क्या होता है कि आप रिवाइज करते हैं एंड आप साथ साथ हाईलाइट कर देते हैं कि क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आप चीजों को हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर का उस पर ध्यान सबसे पहले जाता है एंड दे नो दैट यू नो द कीवर्ड्स, ओके। तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट और द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। सो आपको हमेशा इजी क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन से जिसके बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम, ओके। एंड आप बाद में आते आते उस हाई कॉन्फिडेंस लेवल से इवन इफ आपको कुछ नहीं आ रहा होता है तो भी आप उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख पाते हैं, राइट। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप इजी या जो आपको नोन आंसर है, जो बहुत अच्छे से आता है, उससे स्टार्ट करें एंड देन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस के आंसर जो आपको नहीं आते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है एंड दैट इज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। नाउ पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें एंड उसके बाद पेपर को स्टार्ट करें, ओके। नाउ जब भी आप पेपर को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्वाइस रीड करें, ओके। ऐसा करने से यू विल अंडरस्टैंड कि उसके पीछे कोई चीज हिडन तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ क्वेश्चन लाइक दिस, इसके अंदर अगर आपने इसे ठीक से नहीं पढ़ा तो हो सकता है आप इसे गलत अटेम्प्ट करें, ऑलराइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, रीड इट ट्वाइस बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज अवॉइड यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स, ओके। अगर आप YOU को यू लिखते हैं एंड स्लैंग्स यूज करते हैं पेपर के अंदर, सो stop doing that because ये आपके मार्क्स डिडक्ट करा सकता है, okay। now moving on to the next one and that is अगर आपके 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क का क्वेश्चन के अंदर आपको एक डेफिनेशन देनी है और डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल देना है। इस टाइम पे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू द 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन के अंदर यू कैन गिव 3 to 5 पॉइंटर्स अगर आप दे सकते हैं एंड यू कैन गिव एन एग्जाम्पल, ओके। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप 5 मार्क क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना है, एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स देने हैं, एग्जाम्पल देना है एंड ऑल्सो डायग्राम बनाना है प्रॉपर्ली लेबल्ड, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द लॉन्ग आंसर्स। जब आप लॉन्ग आंसर्स को स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग आंसर्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो भी आप टॉपिक्स चेंज कर रहे हैं उसको हेडिंग प्रॉपर देनी है, नंबर 1। नंबर 2, जहां पे एक नई चीज स्टार्ट हो रही है वहां पे एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ऑलराइट। दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन one concept and the other. Number 3 thing जो आप कर सकते हैं अपने आंसर को और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए is to start with a table like this. ऐसा करने से एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपके पूरे आंसर के अंदर क्या है and then the examiner can mark the answer accordingly. Okay. Now, another very very important thing जो आपको ध्यान देनी है और वो ये है, अगर आप एक लॉन्ग आंसर को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एक फ्रेश शीट से स्टार्ट करें। ऐसा करने से आप मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो, क्योंकि क्या होता है जब आप मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं और आपने एक प्रीवियस पेज से स्टार्ट किया होता है एंड देन व्हेन यू आर कॉपिंग द कैलकुलेशन फ्रॉम वन पेज टू द अनदर, तो उसके अंदर कैलकुलेशन की गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑलराइट। सो ऑलवेज ट्राई एंड स्टार्ट अ लॉन्ग आंसर फ्रॉम अ न्यू पेज, ओके। ऐसा करने से आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। Another very important thing that you should do before you go for your exam is to analyze how does a topper writes his or her paper. तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टॉपर्स के पेपर के सैंपल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर
लिखा होगा कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। ओके, आप उस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ के जा सकते हैं। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि लैंग्वेज को कैसे यूज किया हुआ है, कैसे फ्लो ऑफ क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है, और एग्जामिनर ने अगर मार्क्स कट किए हैं तो कहाँ किए हैं। जब आप एक पेपर को एनालाइज करके जाते हैं, एक सॉल्व पेपर को, तो आपको ये पता चल जाता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं एंड आप उसे फॉलो कर सकते हैं। Alright, now the question comes कि अगर हमारे एग्जाम के अंदर एक लॉन्ग आंसर रह गया है एंड हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो अब हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक टैबुलर फॉर्म के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को लिखना है। नंबर सेकंड, अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो उसको आपको प्रेजेंट करना है। नंबर थर्ड, नाउ आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, और अब जब आप उसे लिख रहे हैं तो उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। इनफैक्ट आप उसे पॉइंटर्स फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। ऑलराइट, ऐसा करने से आप कम टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हाईलाइट। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है जब आप पेपर देने जा रहे हैं, तो once you complete your answer sheet, always revise or always review it. For example, you have attempted it in the form section A, section B, section C and section D. तो आप इसे रिव्यू करेंगे D, C, B, A करके। ऑलराइट, ऐसा करके आप अपने आंसर्स को रिव्यू करेंगे, क्विकली रीड करेंगे, हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स अबाउट इट। सो आई होप कि ये सारे छोटे छोटे हैक्स, पेपर प्रेजेंटेशन हैक्स आपको यूजफुल लगे होंगे। इन केस आपको ये हैक्स यूजफुल लगे हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो वंस बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करें ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स। With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.